मेरा नाम राहुल है। मैं 25 साल का हूँ। मैं अपने पापा मम्मी के साथ लखनऊ रहता था। तभी मुझे खबर मिली कि मेरी चचेरी बहन खुदकुशी कर ली है। उसका नाम अमृता था। अमृता ने फांसी लगा ली। यह सुनकर मैं अवाक रह गया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, बस 20 साल की थी वो। यह उम्र तो पढ़ने लिखने और सुनहरे भविष्य के सपने बुनने की होती है। ऐसी कौन सी समस्या आ गई जिसके चलते अमृता ने इतने कठोर फैसला ले लिए। घर के सभी सदस्य जहां इसको लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। हमारे समाज में अगर कोई इस उम्र में खुदकुशी कर ले तो सब लोग यही कहते हैं कि ज़रूर कोई चक्कर चल रहा होगा, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। यहाँ तक कि घर वाले खुद यही कह रहे थे। अमृता मेरी चचेरी बहन थी। अमृता के पिता यानी मेरे चाचा बलराज कचहरी में पेशकार थे। जाहिर है रुपये पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं थी। विनीता चाची चाचा की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी बड़े खानदान की थी, लेकिन विनीता चाची बहुत छोटे परिवार से आई थी। एकदम अनपढ़ गंवार। दिन भर मोहल्ले की मजदूर छाप औरतों के साथ बैठकर गप्पे हाँकती रहती थी। उनका रहन सहन भी उसी स्तर का था। बच्चे भी उन्हीं पर गए थे। माँ के संस्कारों का बच्चों पर गहरा असर पड़ता है। कहते हैं ना कि पिता लाख व्यभिचारी लंपट हो, लेकिन अगर माँ के संस्कार अच्छे हो तो बच्चे लायक बन जाते हैं। चाचा और चाची बच्चों से बेखबर सिर्फ रुपए कमाने में लगे रहते। पैसे की कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी विनीता चाची वैसे ही उलझ कर रहती। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि वो एक वकील की बीवी हैं। मेरे चाचा शाम को कचहरी से घर आते तो उनके हाथ में विदेशी शराब की बोतल होती। वो दारू खूब पीते थे। उनके आते ही घर पर मुर्गा व शराब का दौर शुरू हो जाता। एक आदमी रखा था जो भोजन पकाने का काम करता था। खा पीकर वह बेसुध बिस्तर पर पड़ जाते। विनीता चाची को उनकी हरकतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही चाचा को अपने परिवार से कोई मतलब था, क्योंकि चाचा पैसों से सबका मुंह बंद रखते थे। अगले दिन फिर वही चर्चा। हालत यह थी कि दिन चाची और बच्चों का होता था तो शाम चाचा की होती थी। उनको 6 संतानों में 3 बेटे व 3 बेटियां थीं, जिनमें अमृता बड़ी थी। फैजाबाद में मेरे एक चाचा विश्वनाथ का भी घर था। उनके 2 लड़के पीयूष और प्रदीप थे, जो अक्सर विनीता चाची के घर पर ही जमे रहते। वहाँ चाची की संतानें पीयूष व प्रदीप और कुछ मोहल्ले के लड़के आ जाते, जो दिन भर खूब मस्ती करते थे। मेरे पिता की सरकारी नौकरी थी। संयोग से 3 साल फैजाबाद में हमें भी रहने का मौका मिला। सो कभी कभार मैं भी बलराज चाचा के घर चला जाया करता था। हालांकि इसके लिए सख्त निर्देश था पापा का कि कोई भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन मैं चोरी छिपे वहाँ चला जाता था, जहाँ कोई रोक टोक ना हो। ऐसी ज़िंदगी किसे अच्छी नहीं लगती। मेरा भी यही हाल था। वहाँ ना कोई रोक टोक ना ही पढ़ाई लिखाई की चर्चा। हम सब चचेरे भाई बहन मिलकर बस दिन भर ताश लूडो कैरम या फिर पतंगबाजी करते रहते थे। यह सिलसिला कई साल चला। लेकिन एक बात थी, जब मैं पिछले कई महीनों पहले हम जब यह चाची के घर आए थे, तब मैंने एक बात नोटिस की थी कि अमृता कुछ उदास थी, डरी हुई थी वो। अक्सर हम चचेरे भाई बहन आपस में मिलते तो रात को सोने के समय पीयूष और प्रदीप यही बोलते कि जगह कम है तो पीयूष प्रदीप और अमृता एक ही कमरे में सो जाएंगे। अमृता कुछ न कहती, पर उसके चेहरे का रंग जरूर उड़ जाता। मैंने उसे पूछा भी था, पर वह नहीं बताई। एक दिन तो जब सुबह मैंने उसे लंगड़ाते हुए चलते देखा, मैं सोच में पड़ गया था कि कहीं कोई बात तो नहीं। एक दिन मैं पता लगाने के लिए रात में उनके कमरे में छिप गया था। मैं बेड के नीचे था, तभी ऊपर से आवाज़ आने लगी कि पीयूष भैया छोड़िए, अब रहने दीजिए, अभी बहुत दर्द कर रहा है। फिर मैंने ऊपर देखा तो पीयूष अमृता का सिर दबा रहा था, क्योंकि अमृता का दोपहर से ही सिर में बहुत दर्द था। मैं वहाँ से निकल गया हंसते हुए। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोच लेता हूँ। सब खुश थे। फिर एकाएक क्या हुआ जो अमृता ने खुदकुशी कर ली। मैं तो खैर पापा के ट्रांसफ़र के कारण लखनऊ आ गया, इसलिए कुछ भी अनुमान लगाना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं पापा के साथ फैज़ाबाद आया। मेरा मन उदास था। मुझे अमृता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह एक चंचल और हंसमुख लड़की थी। उसका यूँ चले जाना मुझे अखर गया। अमृता एक ऐसा अनबुझा सवाल छोड़ गई जो मेरे मन को बेचैन किए हुए था कि आखिर ऐसी कौन सी विपदा आ गई थी जिसके कारण अमृता ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। जान देना कोई आसान काम नहीं होता। अमृता का चेहरा देखना मुझे नसीब नहीं हुआ। सिर्फ लाश को
कफन में लिपटा देखा। मेरी आंखें भर आईं। शव यात्रा में मैं भी पापा के साथ गया। लाश शमशान घाट पर जलाने के लिए रखी गई। तभी विश्वनाथ चाचा आए। उन्हें देखते ही बलराज चाचा आपे से बाहर हो गए। खबरदार जो दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की, हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। कुछ लोगों ने चाचा को संभाला, वरना लगा जैसे वे विश्वनाथ चाचा को खा जाएंगे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, वहाँ उपस्थित लोगों को समझ नहीं आया। हो सकता है पट्टेदारी का झगड़ा हो या ज़मीन जायदाद को लेकर भाई भतीजों में खुन्नस आम बात है। मगर ऐसे दुख के वक्त लोग गुस्सा भूल जाते हैं। यहाँ भी चाचा ने गुस्सा निकाला तो मुझे उनकी हरकतें अच्छी नहीं लगी। कम से कम इस वक्त तो वे अपनी ज़बान बंद रखते। गम के मौके पर विश्वनाथ चाचा खानदान का ख्याल करके मातम पुरसी के लिए आए थे। पापा को भी बलराज चाचा की हरकतें अच्छी नहीं लगी। चूँकि वे उम्र में बड़े थे, इसलिए पापा भी खोल कर कुछ न कह न सके। विश्वनाथ चाचा उल्टे पांव लौट गए। पापा ने उन्हें रोकना चाहा, मगर वे रुके नहीं। दाह संस्कार के बाद घर में जब कुछ शांति हुई तो मेरे पापा ने अमृता का जिक्र किया। सुनकर बलराज चाचा कुछ देर के लिए कहीं खो गए। जब बाहर निकले तो उनकी आंखों के दोनों कोर भीगे हुए थे। बेटी का गम हर बाप को होता है। एकाएक वे उभरे तो बमक पड़े। सब इस कलमुही का दोष है। चाची की तरफ इशारा करते हुए बोले। यह सुनकर चाची का सुबकना और तेज हो गया। इसे कुछ नहीं आता, न घर संभाल सकती है न ही बच्चे, बलराज चाचा ने कहा। फिर किसी तरह पापा ने चाचा को शांत किया। मैं सोचने लगा, आखिर चाचा को घर और बच्चों की कब से इतनी चिंता होने लगी। अगर इतना ही चिंता था तो शुरू से ही न केस कशी होती चाची और बच्चों पर। ज़रूर कोई बात है जो चाचा छिपा रहे थे। चाचा अपनी सफाई देते हुए फिर बोले। पढ़ाई के लिए डांटा था मैंने अमृता को। अब क्या बाप होकर इतना भी हक नहीं मुझे? क्या इसी से नाराज़ होकर अमृता ने आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाया? मेरा मन नहीं मान रहा था। चाचा ने बच्चों की पढ़ाई की कभी फिक्र नहीं की, क्योंकि उनके घर में पढ़ाई का माहौल ही नहीं था। स्कूल जाना सिर्फ नाम का था। बहरहाल इस घटना के 10 साल गुजर गए। इस बीच मैंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और संयोग से फैज़ाबाद के सरकारी अस्पताल में बतौर मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हुआ। वहीं मेरी मुलाकात डॉक्टर सालिनी से हुई। उनका नर्सिंग होम था। उन्हें देखते ही मैं पहचान गया। एक बार विनीता चाची के साथ उनके यहाँ गया था। चाची की तबीयत ठीक नहीं थी। एक तरह से तो वे विनीता चाची की फैमिली डॉक्टर थी। चाची ने ही बताया कि तुम्हारे चाचा ने इनके कचहरी से जुड़े कई मामले निपटाने में मदद की थी। तभी से परिचय हुआ। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। भले ही उन्हें मेरा चेहरा याद न आया हो, मगर जब चाचा और चाची का जिक्र किया तो बोली, कहीं तुम अमृता की माँ की तो बात नहीं कर रहे? हाँ हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, खुश होकर बोला। उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उनका चेहरा लटक गया। कहीं आप सुमन की तो बात नहीं कर रही? मैंने डॉक्टर शालिनी को कहा। हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। अमृता को लेकर दोनों मेरे पास आए थे। डॉक्टर शालिनी को कुछ नहीं भूला था। नहीं भूला तो ज़रूर ही कुछ खास होगा। क्यों आए थे? जैसे ही मैंने पूछा तो उन्होंने सजग होकर बातों का रुख दूसरी तरफ मोड़ना चाहा। मैडम बताइए, आपके पास वे अमृता को क्यों लेकर आए? मैंने रिक्वेस्ट की। आपसे उनका रिश्ता क्या है? डॉक्टर शालिनी ने कहा। वे मेरे चाचा चाची हैं। अमृता मेरी चचेरी बहन थी। कुछ सोचकर डॉक्टर शालिनी बोली, आप उनके बारे में क्या जानते हैं? यही कि अमृता ने पापा से डांट खाकर खुदकुशी कर ली। खबर तो मुझे भी अखबार से यही लगी। उन्होंने उसास ली। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद बोली, कुछ अच्छा नहीं हुआ? क्या अच्छा नहीं हुआ? मेरी उलझनें और बढ़ती गई। अब छोड़िए भी, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा? उन्होंने टालते हुए कहा। मैडम, बात तो सही है, फिर भी मेरे लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर अमृता ने खुदकुशी क्यों की। जानकर क्या करोगे? मैं उन हालातों को जानना चाहूँगा जिनकी वजह से अमृता ने खुदकुशी की। मैं कोई खुफिया विभाग का अधिकारी नहीं, फिर भी रिश्तों की गहराई के कारण मेरा मन हमेशा अमृता को लेकर उद्विग्न रहा। आपको क्या बताया गया है? यही कि पढ़ाई के लिए चाचा ने डांटा, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। इस कथन पर मैंने देखा कि डॉक्टर शालिनी के अधरों पे एक कुटिल मुस्कान तैर गई। अब तो मेरा विश्वास पक्का हो गया कि हो ना हो बात कुछ और है, जिसे डॉक्टर शालिनी के अलावा कोई नहीं जानता। मैं उनका मुंह जोहता रहा कि अब वे राज से पर्दा हटाएंगी।
मेरा प्रयास रंग लाया। वे कहने लगी, मेरा पेशा मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता, मगर अमृता आपकी बहन थी, इसलिए आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए बता रही हूँ। आपको मुझे भरोसा देना होगा कि यह बात यहीं तक सीमित रहेगी। विश्वास रखिए मैडम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको रुसवा होना पड़े। अमृता गर्भवती थी। सुनकर सहसा मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं सन्न रह गया। अमृता के गार्जियन गर्भ गिरवाने के लिए मेरे पास आए थे। गर्भ 5 माह का था, इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मैं भरे मन से वापस आ गया। यह मेरे लिए एक आघात से कम नहीं था। 20 वर्षीय अमृता गर्भवती हो गई। कितनी लज्जा की बात थी मेरे लिए। जो भी हो, वह मेरी बहन थी। क्या बीती होगी चाचा चाची पर जब उन्हें पता चला होगा कि उनकी बेटी अमृता पेट से है। चाचा ने पहले चाची को डांटा होगा, फिर अमृता को। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो अमृता ने खुदकुशी कर ली। मेरे सवाल का जवाब अब भी अधूरा रहा। मैंने सोचा डॉक्टर शालिनी से खुदकुशी का कारण पता चल जाएगा तो मेरी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी, मगर नहीं, यहाँ तो एक पेंच और जुड़ गया। किसने अमृता को गर्भवती बनाया? मैंने दिमाग दौड़ाना शुरू किया। चाचा ने शमशान घाट पर विश्वनाथ चाचा को देखकर क्यों आपा खोया? उन्होंने तो मर्यादा की सारी सीमा तोड़ डाली थी। वे उन्हें मारने तक दौड़ पड़े थे। मेरी विचार प्रक्रिया आगे बढ़ी। उस रोज़ वहाँ विश्वनाथ चाचा के परिवार का कोई सदस्य नहीं दिखा। यहाँ तक कि दिन भर डेरा डालने वाले उनके दोनों बेटे पीयूष और प्रदीप भी नहीं दिखे। क्या रिश्तों में सेंध लगाने वाले विश्वनाथ चाचा के दोनों लड़कों में से कोई एक था, या फिर कुछ चाचा थे? पर अब मेरी जिज्ञासा का समाधान मिल चुका था। मैंने इस राज को राज ही रहने दिया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।